नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम थोड़ा विलंब से शुरू हुए। 1 बजे हम आपके साथ कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन आज के बाजार की अगर बात करें तो शुरुआती थोड़ी सी कमजोरी अवश्य देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में आज हरियाली का मौसम देखने को मिल रहा है। अच्छी बढ़त एक बार फिर से निफ्टी 17,800 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आज 19,733 का पे बाजार आज खुला और 19,825 ये आज का इंट्राडे हाई है। हालांकि ऊपरी स्तरों से अभी देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। 19,716 ये आज का इंट्राडे लो है, अभी भी 19,782 पे कामकाज करता हुआ। 19,700 के ऊपर 19,800 के ऊपर आज जो बाजार निकला है, क्या इस बार 20,000 का स्तर दिखाएगा या फिर से 20,000 के नज़दीक जाकर के एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? अभी बाजार में तेज़ी करें या मंदी, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? इसके अलावा बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन खबरों के चलते खासतौर से नतीजों को लेकर के हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो 5-10% ऊपर चल रहे हैं, कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि खबरों के चलते, नतीजों के चलते गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए? आपके पास अगर वो शेयर हैं, बजिंग स्टॉक्स में इस पर डिटेल में बातचीत होगी। इसके साथ ही हमारी खास पेशकश वाह क्या IPO पे भी हम बातचीत करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। शुरुआती आधे घंटे में हमारे साथ मौजूद होंगे श्रीकांत चौहान जी, कोटक सिक्योरिटीज़ के, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। और दूसरे हिस्से में JM फाइनेंशियल की अवनी भट्ट होंगी, जो कि चार्ट्स पर तकनीकी रूप से बाजार कैसा दिखाई दे रहा है उस पर वो बातचीत करेंगी। लेकिन सर, सबसे पहले तो बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। उन 20,000 के बिल्कुल नज़दीक पहुँच करके हमने देखा कि पहले इन्फोसिस, फिर रिलायंस, इन तमाम नतीजों ने बाजार के थोड़ी सी डगमगाहट दिखाई दी। अभी आज फिर से थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, ये जो साइकोलॉजिकल एक स्तर बना हुआ 20,000 का, इस रैली में पार होगा या आपको लगता है कि अभी नतीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके आधार पर ही बाजार की आगे की दिशा तय होगी? तो गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मार्केट का अगर मोमेंटम देखें तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम है और इस मोमेंटम में कुछ करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। जो करेक्शन आया भी हमने देखा 20,000 से, शायद 20,000 के जो एक लेवल्स आने चाहिए थे वो एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि अगर आप रेट्स देखें मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के, तो उन सभी ने काफी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है, अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मैं तो कहूंगा कि मार्केट ऑलरेडी 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए यस 20,000 का लेवल क्रॉस करना जरूरी होता है, तब जाके एक मोमेंटम बनता है, एक मार्केट उसे चेयर करता है। बट जैसे कि मार्केट में वैल्यूएशन के बेसिस पे देखा जाए तो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, और काफी सारे स्टॉक्स काफी शॉर्ट टर्म में काफी बड़े रिट्रेसमेंट्स के साथ काफी ऊपर आ गए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक टाइम वाइज करेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि मार्केट 20,000 क्रॉस होने के पहले शायद 20,000 से लेकर 19,500 या 19,300 के लेवल्स भी एक बार दिखा सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। हमें लगता है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस आते रहेंगे और वही एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, टू बाय इनटू द डीप। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और कोई बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यस 19,500 के लेवल्स कम से कम हम शायद देख सकते हैं। 19,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं कम से कम, ये कहना है श्रीकांत जी का। और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना करके चलिए, जब भी कोई गिरावट दिखे तुरंत खरीदारी का मौका मान करके चलिए। कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। इसके अलावा SP कोठारी जी, परशुराम सिंह जी बोल रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच जो है राजेंद्र गुप्ता जी से बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं राजेंद्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बस जी, थाने जिला से बोल रहा हूँ। नियमित बातचीत होती रहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके नियमित आप दर्शक हैं। और सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये आपका प्रोग्राम हुआ क्या IPO भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर IPO में नंबर नहीं लग रहा है सर जी। उसकर में नंबर लगाया नहीं लगा, नेटवर्क में भी नहीं लगा नंबर। बट क्या सर करें अभी? अब आप बताइए कि नंबर भी थोड़ा लगे हम लोगों का। अलॉटमेंट नहीं कोशिश ये कीजिए जो अच्छे IPOs हों उनमें पहले दिन ही अगर आप अप्लाई करें, क्योंकि हालांकि इधर चूंकि रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है किसी IPO में और ज़्यादातर एनालिस्ट उस पर अगर बुलिश होते हैं तो कई बार जो है वो लॉटरी जैसी व्यवस्था हो जाती है, कई लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर प्राइमरी में नहीं मिल रहा है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में ले सकते हैं। इस पर भी हम हमेशा जब भी लिस्टिंग होती है तो बात करते हैं। तो बहुत सारे IPOs ऐसे भी रहे हैं कि जो लिस्टिंग के बाद भी अच्छे चले हैं, हालांकि कुछ ने निराश भी किया है, तो वो आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। लेकिन कोशिश करते रहिए, जो अच्छे IPO हैं
चुन चुन करके आईपीओ में सिलेक्शन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप हर आईपीओ में ट्राई कर रहे हो और जो आईपीओ फ्लॉप होने वाला हो उसमें ही आपका नंबर लग जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखते हुए अप्लाई कीजिए। और कैसे हैं सर आप, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ठाणे में बारिश कैसी हो रही है अभी? अभी तो थोड़ी बारिश है सर जी, अच्छी मौसम है, मौसम अच्छा है और झील भर गया है, पानी की टेंशन नहीं है मुंबई वालों के लिए। हाँ, वो हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी बारिश भी दिक्कतों का बहुत सामना जरूरी करना पड़ रहा है। हाँ, जी, हाँ। क्या प्रश्न है सर? कि जो टाटा मोटर जो डीबीआर का शेयर है अभी थोड़ा 422 के भाव से, मैं ऐसे एक्चुअली मेरे को ले रहा था टाटा मोटर का और थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ाने का था, लेकिन उसमें ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो थोड़ा मेरे को ज्यादा महंगा पड़ रहा है। वही मैं टाटा मोटर डीबीआर का शेयर ले लेता हूँ तो मेरे को 250-300 रुपए का लमसम फायदा हो जा रहा है। तो मैं टाटा मोटर डीबीआर का शेयर ले लूँ, फायदे में रहूंगा, और कितने दिनों में टाटा मोटर डीबीआर का शेयर टाटा मोटर में डाइवर्ट होएगा, वो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जानकारी दे देते सर। सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए 2-4-5 मिनट का, और क्योंकि आज इसको बजिंग स्टॉक्स में हमने शामिल किया हुआ है और बहुत डिटेल में अभी हम श्रीकांत जी के साथ चर्चा करने वाले हैं कि टाटा मोटर्स में अभी क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स डीवीआर में इतनी अच्छी आज रैली देखने को मिली है, क्या अभी खरीदारी का मौका बनता भी है या नहीं बनता है, क्योंकि खबर आ चुकी है, उसके बाद मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए सर, बस अब से 2-4 मिनट के अंदर आपको जो है आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बजिंग स्टॉक्स के अंदर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इस बीच और भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसपी कोठारी जी का प्रश्न आया है। कोठारी साहब ये कह रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स पर सर अपना व्यू बताइए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो कोठारी जी जानना चाह रहे हैं, अब ये इन्होंने नहीं बताया खरीद चुके हैं, खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी राय इस पर जानना चाहते हैं कि क्या नज़रिया अपनाना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड वैसे हमारे फंडामेंटल कवरेज में नहीं है, लेकिन हम बिकॉज की ओवरऑल सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो हम ये कह सकेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट वैसे देखा जाए तो काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट है, और चूंकि मार्केट में ओवरऑल आईटी के लिए एक प्रेशर बना हुआ है और जो उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर को, यानी कि हर एक कंपनीज को, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है और इसी वजह से जो इनके गाइडेंस है वो उतनी सकारात्मक नहीं है और स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि 800 रुपए के करीब ये स्टॉक ने एक मीनिंगफुल बॉटम बना लिया है। शायद मुझे लगता है कि 800 और 1000 के रेंज में ये थोड़ा और वक्त निकालेगा, लेकिन करंट लेवल से 900-920 में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। तो मीडियम से अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी कि 6 से 12 महीने का अगर आपका व्यू है इन्वेस्टमेंट का, तो आप बिल्कुल करंट लेवल से इसे खरीद के चल सकते हैं। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मौजूदा स्तरों पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच कपिल देव जी कह रहे हैं कि सर बजाज कंज्यूमर या फिर टीवीएस मोटर्स लंबी अवधि के लिए कौन सा शेयर ठीक लग रहा है। तो सर ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं, 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। टीवीएस मोटर्स सर हम देख रहे हैं ऑटो पैक के अंदर लगातार एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। दूसरी कंपनी उन्होंने बजाज कंज्यूमर आइडेंटिफाई की हुई है। हालांकि दोनों अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर चुनना हो किसी एक को तो आप किस पर बेट करेंगे? देखिए, अगर दोनों, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे दोनों कंपनियां अच्छी है और दोनों कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को मुझे अगर चुनना है, एक बजाज कंज्यूमर की आप बात कर रहे हो, टीवीएस मोटर की बात कर रहे हो, तो हमें लगता है कि टीवीएस मोटर्स में और भी आने वाले महीनों में, सालों में काफी सारे चेंजेस मिलेंगे, यानी कई सारे मॉडल्स वो लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट में जो कंपटीशन है और जैसे कि ओवरऑल इकोनॉमी का प्रदर्शन अच्छा होते जा रहा है, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ सकता है, और अगर ये सब अगर चीजें होती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में कंजम्पशन का जो रेट होता है वो बढ़ते जाता है। और सबसे पहले अगर किसी का कोई अगर एस्पिरेशन होता है तो या तो वो बाइक या कार के होता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि टीवीएस मोटर्स ये ज्यादा बेहतरीन विकल्प रहेगा एज कम्पेयर टू बजाज कंज्यूमर। चलिए, इस बीच राजेंद्र जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं और आज अब तक 2 कॉलर्स जो हमने बातचीत की फ़ोन लाइन पे, दोनों ही राजेंद्र जी निकल करके आए हैं। राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, विपुल जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप राजेंद्र जी? विपुल जी एकदम बढ़िया है, और इस हफ्ते का इकोनॉमी कम देखकर जी मन खुश हो गया बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप क्या कैलकुलेशन रहता है, मैं तो बहुत प्रशंसक हूँ उनका। जी, बहुत पहले से उनके प्रोग्राम देखते आ रहा हूँ मैं। चलिए, आपका जो संदेश है वो अभी कार्यक्रम के बाद अंशुमान सर तक पहुंचा दिया जाएगा, और उनकी वाकई में रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गजब रहती है इनके। जी जी।
आज का क्या प्रश्न है सर आपका? मेरे पास वेडिंगटन थे करीब करीब 800-900 शेयर 185 के रेट में, तो अब ये पूछना था कि इसको होल्ड कर कैसा करना चाहिए कि कैसा करना चाहिए। किस रेट पे बताया सर आपने? 185। 185। चलिए अभी 181 चल रहा है, अभी 3-4 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आपने बताया? अब करीब करीब 5 महीना 6 महीना। 4-5 महीने 6 महीने, ठीक है। आज हम देख रहे हैं करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में भी करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक तरीके से पूरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा है सर ये शेयर। पिछले 6 महीने में जब बाजार हम देख रहे हैं बिल्कुल हाई बना रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप सब जगह हम देख रहे हैं कि नए हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शेयर ने पिछले 6 महीने में सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है। आप क्या सलाह देंगे इनको? अभी बने रहें 5-6 महीने और, या फिर एक बार 2-4 रुपए का नुकसान हो रहा है बुक कर लें? तो विपुल जी देखिए, हमें लगता है कि वैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2020 के लो से अगर देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 30 रुपए के करीब ये स्टॉक था, वहां से बढ़ते हुए लगातार 200 रुपए के करीब आया है। अब इसमें करेक्शन बना हुआ है, बट फॉर्मेशन देखते हुए मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 6-8 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके चले। और यहाँ से अगर किसी कंपनी किसी और सेक्टर में अगर स्विच करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप करंट लेवल से रेडिंगटन में से एग्जिट करके जो एक बड़ा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि पावर सेक्टर है, तो पावर सेक्टर में काफी हलचल है, और वहां पे हमें लगता है कि काफी मोमेंटम और बनेगा आने वाले कुछ महीनों में। तो अगर मैं 6 से 12 महीने का अगर व्यू लेता हूँ और अगर मैं पावर सेक्टर को सामने रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आप यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है रेडिंगटन के, आप इसे स्विच कर सकते हैं। हमें लगता है पावर फाइनेंस आने वाले 6-8 महीने में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और साथ ही साथ आरईसी ये भी हमें अच्छा एक विकल्प लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पीएफसी और आरईसी ये दो शेयर ऐसे हैं, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार बुलिश ट्रेंड में चल भी रहे हैं दोनों। अभी हमने कल परसों भी आपको बताया था ब्राउजिंग स्टॉक्स में, इस पर चर्चा भी की थी कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच दीपक खत्री जी कह रहे हैं, सर जी राम राम। राम राम दीपक जी। राजेंद्र जी कह रहे हैं, धन्यवाद सर जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बाकी परशुराम जी, ललित खुलबे साहब और तमाम लोग हैं जो अपने प्रश्न भेज रहे हैं। सर आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा श्रीकांत जी के पास समय कम है, और दूसरे हिस्से में जो है अवनी भट्ट जी जुड़ेंगी। तो अभी कोशिश करते हैं हम अपना आईपीओ और बजिंग स्टॉक्स ये दोनों ही सेगमेंट इस 1:30 बजे से पहले कोशिश करते हैं कि इस पर बातचीत कर लेते हैं, और 1:30 से 2 के बीच में फिर सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के दिए जाएंगे। तो चलिए अब बजिंग स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं, और जो प्रश्न आया था राजेंद्र जी का टाटा मोटर्स डीवीआर को लेकर के, सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए जो खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। तो खबर आज की सबसे बड़ी निकल के आई है, टाटा मोटर्स कंपनी ने जो कहा है कि डीवीआर को अब साधारण शेयरों में बदलने का फैसला लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर 10 डीवीआर पर शेयरधारकों को 7 टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि 2008 में इस डीवीआर को कंपनी की तरफ से जारी किया गया था। आज हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और टाटा मोटर्स डीवीआर में उससे ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो राजेंद्र जी का एक प्रश्न था कब जो है मिलेगा हमको, तो आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि करीब 12 से 15 महीने का ये पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। खबर के चलते आज करीब हम देख रहे हैं सुबह से 15% के आसपास की मजबूती थी। श्रीकांत सर आपसे जानना चाहेंगे, वो तमाम दर्शक, वो तमाम निवेशक जो टाटा मोटर्स के शेयर लेना चाह रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स डीवीआर पे वो खरीदारी करना चाह रहे हैं, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जिनके पास डीवीआर पड़े हों तो क्या अभी कब तक उन्हें होल्ड करना चाहिए? अभी अगर चुनना हो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में, तो आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल, तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर तो ये मर्जर होना तय है। और अगर 1 साल के व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस है दैट इज क्लोज टू 5 to 7%, जो एक बैंक का रेट है। तो अगर आप देखें तो अगर आप 7 शेयर्स टाटा मोटर्स के लेते हो तो वो 4,550 के करीब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर को अगर आप लेते हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट 4,220 की है। तो अगर इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो लगभग 5 से 6% का डिफरेंस आता है, और वही बैंक का रेट है। तो आप या तो टाटा मोटर्स डीवीआर लेके आप बैठ जाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर साल भर का कंपनी ने एक व्यू रखा हुआ है कि इसको 12 महीने का वक्त लग सकता है, बट अगर 12 महीने के अंदर अगर इसका मर्जर अगर हो जाता है, विलय अगर हो जाता है, तो फिर जो भी टाटा मोटर्स डीवीआर के जो निवेशक है उनको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। तो मैं करंट लेवल से कहूंगा कि टाटा मोटर्स डीवीआर में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
टाटा मोटर्स डीवीआर में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आज भले ही तेज़ी हो तो राजेंद्र जी, अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा लंबे अवधि के लिहाज से, साल डेढ़ साल के लिहाज से आप बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और अगली कंपनी जरा टाटा मोटर्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए हैं और नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी को जो है Q1 में 5,732 करोड़ के घाटे के मुकाबले 3,168 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम कंपनी की आय पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 42% का इजाफा देखने को मिला है और ये 1,02,161 करोड़ रुपए रही है। तो ये नंबर्स निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद से जो बेहतर नतीजे रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं आज करीब सुबह से ही 2-2.5% के आसपास का अपमूव टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है। सर, जो लोग भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अभी होल्ड करके रखना चाहिए। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर के अंदर रैली देखने को मिल रही है, आपकी क्या सलाह रहेगी? ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी राय टाटा मोटर्स पे? तो देखिए, अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, अगर हम 55 से 60 रुपए की अगर ईपीएस अगर सोचते हैं और अगर 10 के मल्टीपल्स के साथ अगर इसे देखते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन है सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट अगर कोई करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसे लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो सबसे पहले ऑटो बिजनेस में है, ऑटो बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर इंडियन इकोनॉमी अगर यहाँ से अगर और शाइन करने वाली है तो आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी का और भी अच्छा फायदा बनेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो चाइना में भी शायद अगर स्टिमुलस अगर आते हैं तो वहां पे भी जो इसका बिजनेस है वो और ग्रो होते हुए दिखेगा। यूरोपियन मार्केट्स है वो थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो सभी जगह से अगर देखा जाए तो जो उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है या तो जो ओवरसीज बिजनेस है, जेएलआर या कमर्शियल व्हीकल्स, ईवीज, वहां पे हमें लगता है कि काफी बड़ा इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि अगर आपका 1 साल का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, क्योंकि करंटली ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है। अगर कोई करेक्शन आता है 600 रुपए के करीब आता है तो मैं कहूंगा ये बेस्ट बाय है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक, चलिए अब जरा अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए जहाँ पर की खबरें हैं। तो अगली कंपनी जिस पर अब हम जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर जरा हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हम एल&टी की अब बात कर लेते हैं। तो तमाम जो दिग्गज कंपनियाँ हैं अब वो खबरों में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और एल&टी सर पहली बार कंपनी जो है 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करने का कंपनी ने ऐलान किया है और शेयर बायबैक 17% प्रीमियम यानी कि करीब 3,000 रुपये प्रति शेयर के ऊपर होगा। और एल&टी के शेयर में जो है जिस तरह का मूव हम सामान्य तौर पर नहीं देखते हैं वो आज देखने को मिल रहा है, अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और ये कंपनी का पहला शेयर बायबैक होगा। नतीजे भी आए हैं कंपनी का जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। Q1 में कंपनी का मुनाफा 46% बढ़ करके 2,473 करोड़ रुपए रहा है और कंपनी की अगर आय पे नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 34% का इजाफा देखने को मिला है, 47,882 करोड़ रुपए। सर, दोनों खबरें काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आती हुई। एक तो शानदार नतीजे रहे हैं, दूसरा कंपनी पहली बार बायबैक कर रही है और वो भी 10,000 करोड़ रुपए का। 17% प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, तमाम लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन अगर जो आम दर्शक है, आम निवेशक है, वो थोड़ा इसमें मोमेंटम वैसा नहीं रहता, इसलिए लोग थोड़ा बचते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, अगर नतीजे देखें तो बहुत ही अच्छे नतीजे हैं और इनफैक्ट जितने भी कंपनीज के अच्छे नतीजे आ रहे हैं वो सभी स्टॉक्स हायर लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका बायबैक है वो टेंडर रूट के थ्रू है, तो जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं कहूंगा जो इस बार के इसके नंबर से अगर आप देखें तो उसने काफी शानदार नतीजे दिए हैं। 34%, 23% एंड 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है उसने रिवेन्यूज, इबिटा और पैट में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कंपनी काफी अच्छे एक मोमेंटम में है और काफी बड़ा बिजनेस इसके हाथ में लगा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका जो सऊदी का बिजनेस है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट का बिजनेस। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। करंट लेवल से भी खरीदे अगर यहाँ से 12 महीने का व्यू हो, और अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर व्यू हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। हमें लगता है कि 2400-2500 के रेंज में ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा टू बाय एंड होल्ड। ठीक, तो ये फिलहाल बाय ऑन होल्ड की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगली कंपनी नहीं है, अगला समूह है। जी हाँ, अदानी समूह, जिस पर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस पर जहाँ पर की खबरें इस ग्रुप के बारे में ना आती हो। लेकिन कल से जो है जो तेज़ी देखने को मिल रही है, तो कल की जो तेज़ी में हमने देखा
कि कंपनी की जो ग्रुप की जो मार्केट कैप है उसमें 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। खबरें भी हैं यहाँ पर, ग्रुप की सभी कंपनियों में मंगलवार को हमने देखा कि 2 से 10% की तेजी है। आज भी अदानी ग्रीन में हम शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और खबर यहाँ पर ये, जब से हमने सुना कि ये बेन कैपिटल जो है वो अदानी हाउसिंग और कैपिटल में 90% स्टेक जो है वो बढ़ाने जा रही है और कंपनी इस कारोबार से, समूह जो है इस कारोबार से निकल रहा है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है। दूसरी खबर ये है कि पहली तिमाही में कंपनी के अंदर 10 में से 7 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वो म्यूचुअल फंड जो लगातार एग्जिट हो रहे थे धीरे धीरे करके, पहली तिमाही के अंदर यहाँ पर हमने देखा कि 7 म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और इन खबरों के चलते अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में काफ़ी अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, अभी अदानी समूह में क्या करना चाहिए? आज भी हम देख रहे हैं अदानी पोर्ट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन 10% के से ऊपर का मूव दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस रैली को जो 2 दिन के अंदर आती हुई दिखाई दी है? क्या मान के चलें कि संकट जो है वो ख़त्म हो गया है? अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब नतीजे भी आने शुरू होंगे अदानी ग्रुप की कंपनियों के, आप कैसे देख रहे हैं? और जो बेनकैप ने हिस्सा बढ़ाया है, 90% हिस्सेदारी ले ली है, अब कंपनी इस कारोबार से पूरी तरह बाहर हो गई है, इसका असर आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए न्यूज़ फ्लो तो बिल्कुल काफ़ी मैं कह सकूँगा कि काफ़ी सपोर्टिंग न्यूज़ फ्लो है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। बट चूँकि हमारे कवरेज में काफ़ी सिलेक्टेड स्टॉक है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट है, ईसीसी है और ये अपना अदानी पोर्ट है। हमें लगता है कि इन तीनों कंपनियों में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अदानी ग्रीन और बाकी सब स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन अदानी पोर्ट्स और अंबुजा में बिल्कुल हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इस बीच जरा संजय सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं संजय जी आप? हाँ सर, ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप सर? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर, हमने आज ही कैंपस शू का शेयर 5,000 लिया हुआ है 305 रुपए के भाव पे। आज ही लिया आपने? हाँ आज ही सर, फॉर शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए। तो क्या सर इसका मतलब सही रहेगा? अब फिलहाल आपकी खरीद से तो इंट्राडे में 2-3 रुपए नीचे आ गया है। 305 पे आपने लिया, 302 303 के आसपास चल रहा है। शॉर्ट टर्म नज़रिया आपने कहा कि है आपका। पिछले 1 महीने में करीब 3-3.25% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 23% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो अब पूछते हैं अवनी जी से कि आखिर में यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर 27% का नेगेटिव रिटर्न इसका रहा है। अब मैम इन्होंने तो ले लिया 305 पे और 5,000 शेयर लिए हुए हैं, अभी 2 रुपये के नुकसान पे हैं। क्या करना चाहिए? ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, शायद इन्होंने ये सोचा हो काफ़ी पिट चुका है, अब एंट्री करनी चाहिए। सही स्ट्रेटजी है इनकी? जैसे हम बता दें ना कि फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना चाहिए। ये अगर मार्केट इतना अच्छा चला है उसके बावजूद ये स्टॉक में हमें तेज़ी बिल्कुल देखने नहीं मिली है। ये एकदम डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। शायद इसका डाउन ट्रेंड जो है वो रुक जाए, लेकिन इसमें तेज़ी के अभी तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई रिवर्सल है नहीं। ये 295 तक नीचे आ सकता है स्टॉक। मेरे हिसाब से अभी आपको सिर्फ 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। जी 5,000 शेयर है, बिल्कुल मानते हैं कि इसमें नुकसान होगा, बट मेरे हिसाब से इसमें से बुक कर लिया जाए लॉस। और काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, हम भी बताएंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स, उसमें आप एंट्री करेंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा उसमें। तो सर आपके लिए सलाह यही है, 1-2 रुपये का नुकसान हो रहा है इंट्राडे पे, अगर इंट्राडे में ही मान लीजिए कोई बाउंस बैक देखने को मिलता है, निकल जाइए सर यहाँ से। क्या फ़ायदा? क्वांटिटी भी आपने ठीक ठाक ले रखी है, कहीं नुकसान ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अभी अवनी जी से हम पूछेंगे चुन चुन के सेगमेंट में कि आखिर में वो आज चुन चुन के कौन से शेयर आपके लिए लेकर के आई हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना नज़रिया खरीदारी का बना सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रश्न भेजा है वो इस बीच दीपक खत्री जी का प्रश्न ले लेते हैं ज़रा। दीपक जी कह रहे हैं कि सर मुझे जो है फेज़ 3 लिमिटेड के बारे में जानकारी दीजिए, ये 6 महीने के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं। फेज़ 3 लिमिटेड पे अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो अभी जो भाव हम देख रहे हैं वो करीब 379-380 के आसपास चल रहा है। 1% की आज बढ़त है। हालांकि पिछले 5 कारोबारी सत्र में 4% ये शेयर टूटा है। 1 महीने में 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो 6 महीने के चार्ट्स पे तो करीब 34-35% का मैम यहाँ पर
रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? खरीदारी कर सकते हैं 6 महीने के लिए? जी ये स्टॉक ना मेरे रडार में है नहीं और अभी फिलहाल मुझे उसका ये भी मिल नहीं रहा है। जी, अ, चलिए इस पे आगे 100 बातचीत कर लेंगे। FSZE और 3 लिमिटेड फेज 3, लेकिन आगे बातचीत कर लेंगे। कोई दर्शक हमारे साथ शायद जुड़े हुए हैं। इस बीच कौन से दर्शक? राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर वाराणसी से बोल रहे हैं। कहाँ से? रांची से? वाराणसी वाराणसी सर। वाराणसी से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर हमारे पास स्टार लाइट के शेयर हैं 2800। कौन सा सर? STL स्टार लाइफ? थोड़ी सी आवाज़ आपकी बहुत धीमी आ रही है। सर STL के शेयर हैं सर 2800 शेयर हैं हमारे पास। जी जी जी। 70 के भाव से। 170 के भाव पे। नज़रिया क्या है सर आपका? सर हम तो ट्रेडिंग बेसिक पे लिए ये थे, लेकिन सर आज क्या करें। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। STL ग्लोबल के शेयर इन्होंने मैम लिए हुए हैं और ये 2800 शेयर इनके पास हैं और 170 रुपये की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें STL ग्लोबल की अगर हम बातचीत करें तो ये अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पास जो STL ग्लोबल का भाव दिखा रहा है वो 14 रुपये के आसपास का दिखा रहा है। STL ग्लोबल के ही शेयर लिए हैं सर आपने? नहीं सर, स्टार लाइट टेक है। स्टार लाइट टेक। एक सेकेंड सर, मैम आपको मिला क्या? जी स्टार लाइट 14 रुपये टेक्नोलॉजी दिखा सर रहा है अभी। स्टार लाइट टेक बता रहे हैं सर? कौन सा शेयर बताया आपने? स्टार लाइट टेक्नोलॉजी है सर। मेरे हिसाब से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। हाँ सर, स्टार टेक्नोलॉजी है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी? हाँ सर। अरे सर, तो पहले आपको बताना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए अवनी जी आपने समझ लिया है तो आप यहाँ पे उत्तर दे दीजिए इसका। जी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अभी 150 के भी नीचे है और इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो है 145। तो अब यहाँ से नीचे गवाने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 रुपए और नीचे आ सकता है। तो जब इतना रुके हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और रुक जाइए। 145 के आसपास आप एवरेज भी कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो कि 170 का भाव आएगा, बट समय काफ़ी लग सकता है इसमें। समय लग सकता है सर, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। टिकपाल भाटिया जी ने प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि सुमिटोमो में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए? क्या इनका खरीदारी का भाव होना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर सुमिटोमो के शेयर पे नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 443 के आसपास चल रहा है। आज आधे % के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या मैम, क्या नज़रिया अपनाना चाहिए? पिछले 6 महीने में करीब 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में सुमिटोमो केमिकल में हमने देखा है कि 16% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जी इसमें अभी भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, यहाँ से भी, ये लेवल से भी। तो थोड़ा सा इसमें रुक जाइएगा। ये 390 के लेवल पे मिले तो एक अच्छा निवेश का लेवल हो जाएगा, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऊपर के तरफ इसका मूव ज़्यादा नहीं है, 440 से 450 के बीच में ये स्टॉक रुक जाएगा। सो अब ये ट्रेडिंग रेंज इसका काफ़ी लंबा हो गया है, 390 से लेके 440 तक का। ठीक, चलिए इस बीच जो है आगे चलते हैं और ज़रा कुछ एक और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। इस बीच ज्योतिंद्र भगत जी कह रहे हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अवनी जी को, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना प्रश्न पूछने के लिए। इसके अलावा कुमार विवेक जी का प्रश्न है, कह रहे हैं सर टोरेंट इंटरप्राइजेस के बारे में बताएं। इस बीच दीपक खत्री जी कह रहे हैं कि विपुल जी ऐसे स्माइल का क्या राज है, प्लीज़ मेरे स्टॉक्स पर भी अपडेट करें। दीपक खत्री जी अभी मैम को मिला नहीं है फेज़ 3 स्टॉक, अवनी जी तलाश रही हैं, जैसे उनको फेज़ 3 FSZE 3 मिलता है बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जी दे देंगे, अभी देख लेते हो स्टॉक। जी 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 सो फेज़ 3 मेरे हिसाब से ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, अभी अभी लिस्ट हुई है, तो इसमें ज़्यादा डेटा तो नहीं है। बट ये एक अच्छे रेंज में काफ़ी समय बिता रहा है और वो जो रेंज है ऊपर 410 है और नीचे की तरफ मेरे हिसाब से 365 तक का रेंज है।
तो अभी ये ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे के तरफ ही है, 377 का लेवल है, बट आपको ये 365 से 370 के बीच में अगर मिलता है तो इसको आप वहां पे खरीद सकते हैं। और जो ट्रेंड तो अच्छा बनाया हुआ है लिस्टिंग के बाद में, तो मेरे हिसाब से ये 430 तक का जो ऑल टाइम हाई है उसका, वहां तक एक बार फिर मूव देगा। जी, तो उम्मीद है खत्री साहब आपकी नाराजगी जो है वो दूर हो गई होगी और आपके चेहरे में भी स्माइल आ गई होगी। चलिए के.एस. बालाकृष्णन जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं मैम क्या इन लेवल्स पे अदानी टोटल गैस को ख़रीदा जा सकता है? अदानी टोटल गैस पे मैम काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रैप भी हैं, मतलब पहले से फंसे हुए हैं, बहुत लोग एंट्री भी करना चाहते हैं। जबकि अदानी के जब भी हम किसी एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो वो इस तरह की कंपनियों में निवेश करने से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन सवाल लोगों के काफ़ी ज़्यादा आते हैं अदानी टोटल गैस पे। अभी ये भी करंट लेवल पे खरीदना चाह रहे हैं, अभी 664 के आसपास चल रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर थोड़ा सा मूव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर। आप क्या सलाह देंगी, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? जी, मेरी भी सलाह ये रहेगी कि इसमें ज़्यादा कोशिश ना करें, मुनाफा बनाने की कोशिश ना करें इस स्टॉक में। अडानी के बाकी जो काउंटर्स है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी एंटरप्राइजेस है, उसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो आप पोर्ट्स में एंट्री करिएगा। ये स्टॉक में अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से और नीचे नहीं गिरेगा या इसी लेवल पे रहेगा, तो ऊपर आने की कोई भी इंडिकेशन अभी बिल्कुल नहीं है, तो इसको अवॉइड ही करें। इसको अवॉइड कीजिए सर, बहुत सारे विकल्प हैं। अभी कार्यक्रम के अंत में बस ख़त्म ही होने वाला है, 5-7-10 मिनट के अंदर, तो आपको और कुछ एक शेयर भी बताए जाएंगे अवनी जी की तरफ से, वहाँ पे आप नज़रिया अपना सकते हैं। इस बीच राघव जी का प्रश्न है, इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है मीम कीड़ा के नाम से, बहुत यूनिक आईडी बनाते हैं लोग। और इस बीच राघव जी का प्रश्न ये है कि आज मैंने हाथवे केबल लिए हुए हैं 7,000 शेयर, 15 रुपये 45 पैसे पे। आरसीएफ के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 3,114 रुपये पे। कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ मैम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों शेयरों पे बता दीजिए। हैथवे केबल पे मैम इन्होंने 7,000 शेयर लिए हैं। अब अगर कोई खबर के बारे में अगर आपको जानकारी है तब तो अच्छी बात है, वरना एक ही कंपनी में इतना ज़्यादा निवेश कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने की। जिस भाव पे आपने लिए हुए हैं, आज ही खरीदे हैं, तो उसी भाव के आसपास चल रहा है, 15.40 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम क्या सलाह रहेगी? बहुत साइडवेज मूव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 1-2% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, जबकि तमाम मिड कैप स्मॉल कैप सब नए हाइज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय क्या होगी हैथवे केबल पे? क्या स्टॉप लॉस? मेरे हिसाब से मैं अगर ये आपकी सोच अगर मैं बराबर पढ़ रही हूँ, तो ये जो स्टॉक है एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और इसका 15.75 का ब्रेकआउट लेवल है, तो शायद ये आपने एंटिसिपेशन में लिया है कि इसका ब्रेकआउट इस बार ही हो जाएगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वॉल्यूम काफी अच्छा हुआ है। और मेरा भी ये मानना है कि 15.75 का एक ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद एक लंबी तेजी देखने मिल सकती है। बट अगर ये नहीं हो पाता है तो ये स्टॉक का नीचे जो है स्टॉप लॉस आप 14.35 का लगाइएगा। जी, चलिए अब जो है जरा बहुत सारी बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत करनी रह गई है, जरा उस पर भी जरा फटाफट नज़र डाल देते हैं। टोरेंट पावर पे नज़र डालते हैं, और कुछ एक दर्शकों के प्रश्न भी आए थे टोरेंट के ऊपर, तो टोरेंट पावर के जरा खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैम खबर निकल के आई है कि कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है कंपनी ने अब लगाना शुरू किया है, और इसके चलते जो है आज मोमेंटम में है। अहमदाबाद में 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनी की तरफ से, टोरेंट पावर की तरफ से लगाए गए हैं, और सूरत में अभी 2 और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जो है अच्छी तेज़ी है, और ये एक बहुत जेन्युइन रेट पे दिए जाएंगे, 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्जिंग के पैसे लिए जाएंगे। अभी क्या कुछ करना चाहिए मैम? आज हम देख रहे थे सुबह करीब 3.5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और अभी भी अगर हम देखें तो टोरेंट पावर के अंदर अभी भी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके शेयर प्राइस पे नज़र डालते हैं तो करीब 3.5% की मजबूती अभी भी है, 632-633 पे चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए मैम? जी, आप इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और ओवरऑल इसका जो ऊपर का मूव है आपको 680 तक का स्तर देखने मिल सकता है बहुत ही कम समय के अंदर। सो ये स्टॉक में इस लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 610 का स्टॉप लॉस के साथ आप नजर बना सकते हैं। कुमार विवेक जी का प्रश्न भी था टोरेंट के ऊपर, तो उम्मीद है विवेक जी आपके प्रश्न के उत्तर भी मिल गए होंगे। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आई हुई है। इस बीच अगली कंपनी जो है वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए,
और वहाँ पर क्या कुछ नज़रिया निकल के आ रहा है अवनी जी का, वो हम जानते हैं। सीएट के नतीजे आए हैं, सीएट के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 9.25 करोड़ रुपए से बढ़ करके 144 करोड़ रुपए रहा। तो ये कंपनी के नतीजे अभी आए हैं, लेकिन हमने काफ़ी पहले मुकाबला के माध्यम से इस कार्यक्रम में फॉर्मूला गुरु के अंदर टायर शेयरों में तेज़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी और ये शानदार नतीजे दिखा रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि पेट्रोल की जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं उसका फ़ायदा मिलेगा और ये वही देखने को मिला है। आय में सिर्फ 4% के आसपास का इजाफा है, लेकिन कंपनी का मुनाफा आप देखिए शानदार कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके चलते आज सीएट के शेयर में काफ़ी मजबूती भी देखने को मिल रही है। कंपनी का एबिटा भी हम देख रहे हैं 171 करोड़ रुपए से बढ़ करके सीधे 384-385 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया और इसके चलते आज मोमेंटम बना हुआ है। मैम, टायर शेयरों के अंदर हम देख रहे हैं लगातार बीच में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और ऑटो शेयरों में जो रिकवरी है उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? आज शानदार नतीजे रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद 2% के आसपास की मजबूती है सीएट में। आपकी क्या राय रहेगी? जी, जैसे एमआरएफ का स्टॉक है वैसे ही सीएट एक दूसरा एमआरएफ इन मेकिंग है। तो सीएट का स्टॉक है वो आप पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस स्टॉक को आप होल्ड कीजिएगा। ये 3000 वाला स्टॉक है, सो धीरे धीरे चलते रहेगा। आपका समय रहेगा वो मेरे हिसाब से कम आपको 2 साल का नजरिया रखना होगा। बट ये स्टॉक को आप पोर्टफोलियो से निकालिएगा मत, ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको रखिए। तो इसमें जो है पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से रखिए। पिछले 6 महीने में 64% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है और एक साल के अंदर दोगुना हो गया शेयर, 107%, 108% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल पे लगातार ऑर्डर की खबरें आ रही हैं और रेलवे शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है, करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 महीने में कंपनी को ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो है कंपनी को नॉर्थ ईस्ट से एक अच्छा ऑर्डर मिला था, नॉर्थ ईस्ट रेलवे की तरफ से, और वहाँ से कंपनी को 144 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था 17 जुलाई को। तो ये तमाम जो खबरें हैं उस खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी भी जो है 4.5-5% के आसपास की तेज़ी है। मैम, इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे के शेयरों में अच्छा मूव बीच में देखने को मिला था। इसमें भी एक महीने के अंदर करीब 14-15% का मूव यहाँ पर पिछले 6 महीने में 68-68.5% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से अभी जैसे हम इलेक्शन ईयर की तरफ बढ़ेंगे तब ये जो सारे इलेक्शन स्पेंड्स आते ही है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारे स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी। और इरकॉन ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। उसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 87 का और वहाँ से आज हम 95.3 तक पहुँच गए। ये स्टॉक भी और ऊपर 120 तरफ चलेगा और इसका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है तो 87 पे ही लगाइएगा, जो कि ब्रेकआउट लेवल था, तो वो अब सपोर्ट बन गया है। तो 87 के लेवल से अगर आता नीचे 89 से 90 के रेंज में आता है तो भी आप निवेश कर सकते हो और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा 87 का। ऊपर 120 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है कंपनी अब लेकर के आते हैं और ये खबर आई है कैनफिन होम्स को लेकर के। यहाँ पे नतीजों ने बहुत ज़्यादा निराश तो क्या होगा, लेकिन बड़ी खबर आई है कि कंपनी की जो अम्बाला ब्रांच है वहाँ पर कर्मचारियों ने करीब 38.5 करोड़ रुपए का घोटाला ये सामने आया है और इस खबर के चलते हमने देखा कि दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला 2 दिन के अंदर और यहाँ पर कर्मचारियों ने गलत तरीके से फंड्स को अपने निजी अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र किया है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के कंपनी की एसेट क्वालिटी पे, बैंक की एसेट क्वालिटी पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शेयर पे निश्चित रूप से काफ़ी दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7.5% के आसपास की गिरावट जो है आज सुबह देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर हम देखें तो अब 8.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, क्या रणनीति रहेगी इस खबर के चलते? 2 दिन में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, आज भी 8% टूटा हुआ है और कितनी गिरावट बाकी है और क्या इस गिरावट में कहीं कोई खरीदारी के मौके आप तलाशेंगी या फिर आपको लगता है कि अभी जब तक खबरें नेगेटिव बनी हुई हैं तो दूर रहना चाहिए? एक कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो एक काफ़ी गंभीर इशू है। तो इसमें सेंटीमेंट खराब हो जाता है। तो जब सेंटीमेंट खराब होता है तो कोई टेक्निकल लेवल से उसमें होल्ड नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से जब तक ऑल्दो ये मैनेजमेंट ने बताया है कि इसकी एसेट क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है, बट
क्लैरिटी कोई आई नहीं है कि ये जो कर्मचारियों ने जो गलत तरीके अपनाए हैं वो उसके ऊपर कोई क्लैरिटी आई नहीं है। सो मेरे हिसाब से जब तक वो नहीं होता है तब तक ऐसा सेंटिमेंट खराब ही रहेगा। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए। ये नीचे 735 तक तो नीचे आराम से आ सकता है और उसके बाद ही कोई शायद एक साइडवेज मूवमेंट हो जाए और अगर कोई क्लैरिटी आती है तो ही चलेगा स्टॉक। बट टेक्निकली देखें तो 735 तक का तो स्तर इसमें बिल्कुल बना हुआ है, वहां तक नीचे आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अब, और इस पर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। और आज यहाँ पर अच्छी खासी खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं M&M ग्रुप को लेकर के, RBL बैंक को लेकर के। यहाँ पर RBL बैंक के अंदर M&M फाइनेंशियल ने कंपनी में 4% स्टेक लिया है। तो महिंद्रा ग्रुप की तरफ से जो उनकी फाइनेंशियल आर्म है M&M फाइनेंशियल, उसकी तरफ से 4% स्टेक लिया गया है। और अगर शेयर धारकों से मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस स्टेक को बढ़ा करके 15% से 25% तक करने का कंपनी का इरादा है महिंद्रा ग्रुप का। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं RBL के शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है और करीब 3.5% की तेज़ी यहाँ पे हम देख रहे थे, देखने को मिल रही थी, और अब 4.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले एक महीने के अंदर मैम 40% की शानदार मूव यहाँ पर RBL बैंक के अंदर देखने को मिला है और पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 8-9% की तेज़ी देखने को मिली है। अब क्या यहाँ पर कोई और ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि 6 महीने में 54%, एक महीने में 40%, तो पैसे तो बने हैं लोगों के। जी बिल्कुल, यहाँ से अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं बैठेगा। ऑलमोस्ट 1:1 है, 270 तक का इसका मूव तय है। वहां तक टेक्निकली तो काफी ऊपर 270 तक तो लग ही रहा है। तो अगर आपके पास है तो इसको होल्ड कीजिएगा, 270 के आसपास में प्रॉफिट बुक कीजिएगा। बट अभी करंट लेवल पे अगर बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 220 का रहेगा। सो अगर आप कंफर्टेबल हो कि 1:1 रिस्क रेशियो के साथ हम एंट्री कर रहे हैं किसी स्टॉक में, तो आप इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं।